उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी रिसीव द मेडिकल बिलिंग वर्क। मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्टर ऑफिस हमें कौन कौन से मेथड से या कौन कौन से सोर्सेज से हमें बिलिंग वर्क भेज सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो स्कैनिंग के थ्रू भी भेज सकता है, यानी FTP के थ्रू, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो अपने सिस्टम के ऊपर से फाइल उठा के PDF की फॉर्म में वहाँ पे एक लोकेशन के ऊपर प्लेस करता है, और हम यहाँ से वो फाइल उठा के अपने सिस्टम के अंदर कॉपी कर लेते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो फैक्स भी हो सकता है। कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे जो फैक्स के थ्रू हमें मेडिकल बिलिंग का वर्क भेजते हैं। और थर्ड जो सोर्स है जो बहुत कम यूज़ होता है, वो ईमेल के थ्रू भी हमें काम रिसीव हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट वे है मेडिकल बिलिंग वर्क को रिसीव करने का या ट्रांसमिट करने का, वो EHR है, यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स है। उसके लिए डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स यूज होती हैं, पोर्टल्स यूज होते हैं, जैसे प्रैक्टिस फ्यूएल है, और इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स होती हैं जिनमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाती है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप जस्ट लॉग इन करते हैं, और लॉग इन करके आप वहाँ से जाकर किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और ले सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था साइन इन शीट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। साइन इन शीट ये होती है कि जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के ऑफिस में जाता है तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं उसको, जिसके ऊपर वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें एंटर करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर फिर वो साइन इन शीट या वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो हमें फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस के हवाले से। सर ये सुपर बिल और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग होते हैं? जी बिल्कुल, सुपर ये बिल के दोनों ऊपर डिफरेंट चीजें हैं? ये डिफरेंट चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर बेसिकली पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन इन शीट के ऊपर होती हैं, और या डेमोग्राफिक शीट कहते हैं इसको। लेकिन जो सुपर बिल होता है उसके ऊपर सर्विसेज की डिटेल होती है, यानी CPT कोड्स, ICD कोड्स, डेट ऑफ सर्विस, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। ये जो सारी चीज़ें होती है ये सुपर बिल के ऊपर होती है। और जो डेमोग्राफिक शीट होती है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर सिर्फ पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। देन हमने डिस्कस किया था हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि जो US के अंदर 4 गवर्नमेंट पेयर्स हैं बड़े, जिनमें मेडिकेयर है, मेडिकेड है, ट्राइकेयर है, और रेल रोड मेडिकेयर। तो जो मेडिकेयर इंश्योरेंस है वो बेसिकली होती है 65 ईयर्स से जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं मेडिकेयर को परचेज करने की। उसके अलावा अगर कोई डिसेबल है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई सीरियस डिजीज है, जैसे कैंसर, एड्स वगैरह इस तरह की जो डिजीज है, या फिर कोई लंग्स वगैरह की या किडनीज की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स के लिए भी मेडिकेयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। जो मेडिकेड इंश्योरेंस है वो लो इनकम पेशेंट्स के लिए होती है, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी इनकम एक स्पेसिफिक लेवल से लो होती है, उनके लिए जो है वो मेडिकेड होती है। जो ट्राई केयर इंश्योरेंस है वो आर्मी पर्सनल्स के लिए होती है, जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं या फिर आर्मी के वर्कर्स होते हैं उनके लिए ट्राई केयर होती है। और जो रेलवे के सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए रेल रोड मेडिकेयर होती है। तो ये 4 बेसिक पेयर्स हैं, गवर्नमेंट पेयर्स US के अंदर, जिनको गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को। उसके अलावा कमर्शियल पेयर्स भी बहुत सारे हैं, जिनमें PCBS है, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड, उसके तकरीबन 400 से ज़्यादा प्लान्स हैं, और यूनाइटेड हेल्थ केयर है। इसी तरह और बहुत सारे इंश्योरेंस हैं जो एज ए प्राइवेट पेयर्स US के अंदर काम कर रही है। देन वी डिस्कस अबाउट इंश्योरेंस कार्ड्स। इंश्योरेंस कार्ड बेसिकली ये होता है कि जब कोई पेशेंट इंश्योरेंस परचेज करता है, इंश्योरेंस प्लान लेता है, तो इंश्योरेंस उसको एक कार्ड देती है जिसको इंश्योरेंस कार्ड कहा जाता है। उसके ऊपर पेशेंट का नेम होता है, उसकी इंश्योरेंस की ID होती है, इंश्योरेंस का ग्रुप नंबर होता है, इंश्योरेंस का एड्रेस होता है। उसके अलावा टोल फ्री नंबर्स होते हैं इंश्योरेंस के, और इंश्योरेंस के जो पेयर ID है वो होती है। पेयर ID 5 नंबर्स की, 5 डिजिट्स की एक स्पेसिफिक ID होती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स की सबमिशन की जाती है उस स्पेसिफिक इंश्योरेंस को, उसको हम पेयर ID कहते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर। एक पेशेंट का नेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी इंश्योरेंस की ID होगी, इंश्योरेंस की पेयर ID होगी, इंश्योरेंस का एड्रेस होगा, और फोन नंबर होंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन उस इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर होती है।
इसके अलावा उसके ऊपर इफेक्टिव एंड टर्म डेट भी होती है, यानी कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक जो है वो पेशेंट एक्टिव है उस इंश्योरेंस के साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंश्योरेंस प्लान्स। डिफरेंट प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस के, जिनमें कुछ HMO प्लान्स होते हैं, कुछ PPO प्लान्स होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान्स होते हैं। तो जो HMO प्लान्स होते हैं, आप सिंपली ये ध्यान में रखें कि HMO प्लान्स, HMO स्टैंड्स फॉर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो प्लान्स होते हैं जिनकी कॉस्ट लो होती है, यानी पेशेंट को कम पे करना पड़ता है, प्रीमियम भी कम होता है, और ये पेशेंट को एक स्पेसिफिक प्रोवाइडर असाइन करते हैं जिसको हम PCP कहते हैं या प्राइमरी केयर फिजिशियन कहते हैं। जब भी पेशेंट चेकअप के लिए जाएगा तो उस प्रोवाइडर के पास यानी PCP के पास जाएगा। अगर उसके अलावा किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहता है वो चेकअप के लिए, उस केस में उसको रेफरल या ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। इसके बरक्स जो PPO प्लान्स होते हैं, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनके प्रीमियम्स वगैरह हाई होते हैं, कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें PCP की कैद नहीं होती, यानी पेशेंट जो है वो PCP के अलावा भी बाकी डॉक्टर्स को विजिट कर सकता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन या विदाउट एनी रेफरल। तो ये बेसिक प्लान्स हैं, PPO प्लान्स और HMO प्लान्स जो इंश्योरेंसेस के होते हैं। उसके अलावा कुछ HRA प्लान्स होते हैं, हेल्थ रिइंबर्समेंट अकाउंट्स, और कुछ HSA प्लान्स होते हैं, हेल्थ सेविंग अकाउंट्स। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर जॉब्स कर रहे होते हैं और कंपनी उनको ऑफर करती है कोपेज और डिडक्टिबल्स वगैरह जो पेशेंट्स के होते हैं उनको कवर करने के लिए। तो इनको हम HRA या HSA प्लान्स कहते हैं। उसके बाद कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेज होती है जो पेशेंट के एक्सीडेंट के केस में उसके क्लेम्स को कवर करती है। इंजरी रिलेटेड क्लेम्स जितने भी होंगे वो पेशेंट्स की एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस कवर करेंगे, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स आ जाते हैं या इस तरह के कोई भी जो हादसा होते हैं उसके केस में अगर पेशेंट को कोई सीवियर इंजरी हो जाती है तो उसके जो क्लेम्स है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस कवर करते हैं। Then we discussed about attending and billing physicians. अटेंडिंग फिजिशियन वो होता है जो पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी पेशेंट को अटेंड करता है, उसको देखता है। और बिलिंग फिजिशियन वो होता है जिसके अंडर हम क्लेम्स सबमिट कर रहे होते हैं, क्लेम्स की बिलिंग कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। मोस्टली केसेस में बिलिंग फिजिशियन और अटेंडिंग फिजिशियन सेम होते हैं, लेकिन कुछ रेयर सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें अटेंडिंग फिजिशियन कुछ और होगा और बिलिंग फिजिशियन कोई दूसरा होगा। वो लोकम टेनेंट्स का केस हो सकता है। लोकम टेनेंट्स बेसिकली एक ऐसा प्रोवाइडर होता है जो किसी रेगुलर प्रोवाइडर की जगह पे टेम्परेरी सर्विसेज परफॉर्म करता है। इसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 90 डेज होता है, और जब भी लोकल टेनेंट सर्विसेज परफॉर्म करेगा तो वो एज ए अटेंडिंग फिजिशियन जाएगा क्लाइंट के ऊपर, और बिलिंग फिजिशियन जो है वो रेगुलर फिजिशियन जाएगा जिसके ऑफिस में, जिसके NPI के अंदर क्लेम सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, डिडक्टिबल्स, कोपेज एंड को इंश्योरेंसेस। मैंने आपको ये बताया था कि जब क्लेम्स की बिलिंग होती है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उसमें जब इंश्योरेंस पेमेंट रिलीज करती है, क्लेम्स को प्रोसेस करती है, तो उसमें कुछ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो पेशेंट ने पे करना होती है। उसकी मेजर टाइप्स जो है वो 3 है, एक तो कोपे है, दूसरी डिडक्टिबल है, और थर्ड वन जो है वो को इंश्योरेंस। मैंने आपको ये बताया था कि कोपे जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट प्रोवाइडर को पे करता है, यानी जब पेशेंट जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है तो इंश्योरेंस ने पहले से उसे तय किया होता है, उसके इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर भी मेंशन होता है कोपे की अमाउंट। वो $15 भी हो सकती है, $10 भी हो सकती है, $30 भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस प्लान। तो ये वो अमाउंट है जो फिक्स्ड होती है, और ये पेशेंट ने एट द टाइम ऑफ विजिट जो है वो प्रोवाइडर को पे करना होती है। उसके अलावा जो डिडक्टिबल है ये फिक्स्ड अमाउंट होती है, लेकिन ये विजिट टू विजिट जो है वो इंश्योरेंस उसको प्रोसेस करती है। ये वो अमाउंट है जब तक पेशेंट इसको पूरा पे कर नहीं देता तब तक इंश्योरेंस उसके क्लेम्स की पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। यानी फर्स्ट कर लेते हैं कि इंश्योरेंस पेशेंट ने इंश्योरेंस परचेज की है और इंश्योरेंस ने उसका डिडक्टिबल जो है वो कहा कि आपका $2000 डिडक्टिबल। तो जब तक पेशेंट को $2000 की सर्विसेज लेके उसको पे नहीं कर देगा तब तक इंश्योरेंस उसके क्लेम्स की पेमेंट रिलीज नहीं करेगी, यानी उसके जितने भी क्लेम इंश्योरेंस प्रोसेस करेगी वो डिडक्टिबल में प्रोसेस करेगी। तो वो डिडक्टिबल जब $2000 पूरा हो जाएगा उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो उसके क्लेम्स को फुली पे करना स्टार्ट कर देगी। तो डिडक्टिबल बेसिकली वो होता है जो क्लेम्स की प्रोसेसिंग के बाद पेशेंट ने पे करना होता है। ये भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, लेकिन इंश्योरेंस तब तक उसके क्लेम्स की पेमेंट नहीं करती जब तक ये पूरी अमाउंट पेशेंट पे नहीं कर देता। कोपे जो है वो फिक्स्ड अमाउंट होती है
जो क्लेम प्रोसेसिंग से पहले यानी एट द टाइम ऑफ विजिट जो है वो पेशेंट ने पे करना होती है प्रोवाइडर। और जो को इंश्योरेंस है ये परसेंटेज होती है इंश्योरेंस की और पेशेंट की, यानी इंश्योरेंस और पेशेंट के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है कि अगर हम 80% पे करेंगे तो 20% पेशेंट पे करेगा, या हम अगर 85% पे करेंगे तो 15% जो है वो पेशेंट पे करेगा। तो बेसिकली डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस में ये डिफरेंस होता है कि को इंश्योरेंस की एक परसेंटेज होती है स्पेसिफिक, लेकिन डिडक्टिबल जो है वो पूरी की पूरी अमाउंट पेशेंट को पे करना पड़ती है, उसके बाद इंश्योरेंस पेमेंट करना स्टार्ट करती है। ये तीन बेसिक चीजें डिडक्टिबल, कोपे और को इंश्योरेंस। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने 2 प्लान डिस्कस किए हैं, एचआरए और सेकंड वन का क्या नेम आपने मेंशन किया था? HRA प्लान होते हैं और HSA प्लान होते हैं। HRA स्टैंड्स फॉर हेल्थ रीइंबर्समेंट अकाउंट्स और HSA जो होते हैं वो हेल्थ सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ये वो ओके इंश्योरेंसेस सर। होती हैं जो मुलाजमिन के लिए, यानी जॉब्स होल्डर जो लोग होते हैं उनकी कंपनीज वगैरह उनका एम्प्लॉयर उनको ऑफर करता है ये। ओके सर, गॉट इट। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था। Excuse me, sir. हम्म। Sir, what is the difference between HMO and HRI? HMO प्लान जो होते हैं ये HMO स्टैंड्स फॉर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये वो प्लान होते हैं जिनकी कॉस्ट लो होती है और ये पेशेंट को बाउंड करते हैं कि आपने जब भी विजिट करना है अपने एक स्पेसिफिक प्रोवाइडर को विजिट करना है, यानी पीसीपी को। जो बेसिक डिफरेंस है HMO में और पीपीओ प्लान में वो ये है कि HMO प्लान्स के अंदर पीसीपी डिफाइंड होता है और पीपीओ प्लान्स के अंदर कोई पीसीपी की कैद नहीं होती, यानी पेशेंट किसी भी प्रोवाइडर को विदाउट एनी ऑथराइजेशन विजिट कर सकते हैं। Okay. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रियल टाइम एलिजिबिलिटी को। एलिजिबिलिटी के हवाले से मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करते हैं। बेसिकली एलिजिबिलिटी जो है इसमें हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट की जो इंश्योरेंस है, पेशेंट उसके साथ डेट ऑफ सर्विस के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक डेट के ऊपर एक्टिव था या नहीं था। उसके अलावा हम को-पे, डिडक्टिबल्स और को इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो भी एलिजिबिलिटी के थ्रू देख सकते हैं। रियल टाइम एलिजिबिलिटी से मुराद ये है कि आप करंट टाइम के रन टाइम के ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। ये मोस्टली इंश्योरेंस जो हैं जिनकी सबमिशन हम क्लियर अकाउंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं वो रियल टाइम एलिजिबिलिटी का जो सर्विस है वो हमें ऑफर कर रहे होते हैं। हम उनकी एलिजिबिलिटी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रियल टाइम के ऊपर चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंसेज ऐसी होती हैं जो रियल टाइम एलिजिबिलिटी की फैसिलिटी नहीं देती, तो उसके लिए फिर हम वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, वेब पोर्टल्स को यूज़ करते हैं, या फिर इंश्योरेंस का IVR और कॉल सिस्टम जो होता है हम उसकी हेल्प लेते हैं। और एलिजिबिलिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट